Recording in progress. चलो वेरी गुड इवनिंग। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, डेट इज पार्ट सी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमें इसमें सबसे पहले क्या सीखना है कि हाउ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एनी कंपनी आर बीइंग प्रिपेयर्ड। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो इन केस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। पहला तो आता है वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ध्यान देना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का जो नाम है उसको चेंज कर दिया। इन केस ऑफ कंपनीज उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। इसकी जगह हमें नाम क्या यूज करना है, स्टेटमेंट ऑफ, क्लियर है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अभी तक अपन ने कैसे बनाना सीखा था, अगर याद हो ट्रेडिंग पीएनएल, पहले ट्रेडिंग अकाउंट और फिर पीएनएल, उसकी जगह क्या बनेगा अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट हमने कैसे बनाया था, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमें जो फॉर्मेट बताया है वही फॉर्मेट फॉलो करना है। एंड ये चीज अपन ने ऑलरेडी देखा भी है बैलेंस शीट, कहाँ पे, शेयर कैपिटल वाले केस में। तो इन केस ऑफ कंपनीज जो भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई किया हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना है। जो भी फॉर्मेट हमें स्पेसिफाई किया है वही फॉर्मेट फॉलो करना है। ये सब कहाँ दिया है, ध्यान से सुनना। ये हमें कहाँ दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ये हमें कहाँ दिया है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। ये हमें कहाँ दिया है, कंपनीज एक्ट 2013। उसमें कहा, उसमें शेड्यूल, उसमें शेड्यूल 3, उसमें शेड्यूल 3 में भी कहां पे, पार्ट 1 में हमें क्या दिया है, बैलेंस शीट, और पार्ट 2 में हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, पार्ट 1 में हमें क्या दिया है एंड पार्ट 2 में क्या दिया है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट हमें कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 में स्पेसिफाइड है हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना है इन केस ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट क्या है। तो देखो हमारा फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट कॉलम हमें किसके लिए बनाना है, फॉर पर्टिकुलर्स। सेकेंड कॉलम हमें किसके लिए बनाना है, फॉर नोट नंबर। फिर नेक्स्ट कॉलम हमें किसके लिए बनाना है, करेंट ईयर वैल्यूज और प्रीवियस ईयर वैल्यू। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले क्या लेना है, ध्यान देना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ठीक है। जो हम पहले सेल्स बोलते थे ना, गुड्स बेच के जो भी हमें रेवेन्यू आया, सर्विस प्रोवाइड करके जो भी रेवेन्यू आया, उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब जो भी मेरी मेन या प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, जो मेरा मेन एक्टिविटी है बिजनेस का, उससे जो पैसा आया उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या उसी को अपन क्या बोलते थे, सेल्स। तो सेल्स का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका देखो दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट है अदर इनकम्स। इसका दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है। इस अदर इनकम में क्या आ गया, ध्यान से सुनना। इस अदर इनकम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे जो भी बिजनेस ने इनकम अर्न किया है फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, उससे जो हमने अर्न किया वो कहा जाएगा अदर इनकम। मेरा बिजनेस क्या है, से क्लोथ्स खरीदना, क्लोथ्स बेचना। मैं ट्रेडर हूं, क्लोथ्स खरीद रहा हूं और क्लोथ्स, मैंने कुछ पैसा क्या किया, बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, उसको रेंट पे दिया, तो वहां से क्या मिला, रेंट। क्या मेरा बिजनेस रेंट में प्रॉपर्टी देने का है, तो यहाँ से जो पैसा, जो इनकम हुई है वो कहाँ जाएगा, अदर इनकम। मैंने कुछ पैसा किसी को लोन दिया तो उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। मेरा बिजनेस क्या, लोन देना है, यहाँ से जो मुझे इंटरेस्ट मिला, डेट विल बी और अदर इनकम। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस पर क्या मिला मुझे, डिविडेंड। शेयर्स खरीद के बेचा, प्रॉफिट हुआ, तो ये सब मेरी क्या है, अदर इनकम। ठीक है, तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने अर्न किया वो कहाँ जाएगा, अदर इनकम बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट टोटल रेवेन्यू, यू विल गेट
ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। हमें क्या मिल गया, हमारा टोटल रेवेन्यू। अब हमें क्या लिखना है, हमारे एक्सपेंसेस। अब हमें क्या लिखना है, हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में जो हेड्स बताया हमें वही हेड्स लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहला हेड देखो क्या है हमारा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट हेड इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फर्स्ट हेड हमारा क्या दिया है, देखो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, जितना हमने रॉ मटेरियल परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, और माइनस क्या कर दो, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो हमें क्या मिल जाएगा, ईयर एंड में ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो कैसे आएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड क्या करना है, रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्या करना है, तो हमें क्या मिल गया, कितना मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या कर लिया, कंज्यूम। कोई दिक्कत। सेकेंड हेड देखो इसमें क्या है, सेकेंड हेड इसमें आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। सपोज अगर मैं क्या हूं, ट्रेडर, गुड्स खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं, तो जो गुड्स खरीद रहा हूं एज इट इज बेचने के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। उसे क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, प्रोसेस करूंगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिर बेचूंगा। बट अगर मैं क्या हूं, ट्रेडर, मैं गुड्स खरीद रहा हूं एज इट इज बेच देता हूं, तो उसको हमने जो गुड्स खरीदा उसे हम क्या बोलेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बनेगा। देखो दो टाइप के गुड्स हो सकते हैं, या तो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स। मैं फिनिश गुड्स खरीद के बेच रहा हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, प्रोसेस करके उसको उसका फॉर्म ट्रांसफॉर्म करके बेच रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल है वो। क्लियर है। इसके बाद देखो थर्ड इसका जो पॉइंट, थर्ड इसका हेड है वो क्या है हमारा, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब मालूम है ना सबको, इन्वेंट्री मतलब तो सबको मालूम होगा। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब चेंज इन, तो चेंज इन स्टॉक कैसा आएगा, ध्यान से सुनना। चेंज इन स्टॉक कैसा आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कैसा आएगा, हमने 11th में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा था। 11th में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा था ना, कैसे आता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री कैसा आएगा, चेंज मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया, तो कैसे निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस, क्लियर है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ओपनिंग माइनस किस चीज का, ध्यान से सुनना, इसमें तीन चीज आएगी, इसमें तीन चीज आएगी। पहला हमारा क्या आएगा, पहला हमारा क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोसेस में मैंने उसको डाल दिया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो, अभी किसमें है, प्रोसेस में ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिनिश गुड्स, मतलब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, गुड्स बन के रेडी है, बिका नहीं, तो जितना गुड्स बच गया वो हमारा क्या है, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री। क्लियर है। एंड इसमें थर्ड क्या आएगा, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड समझ में आया था, अभी अपन ने डिस्कस किया था। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो गुड्स मैं खरीद रहा हूं एज इट इज बेचने के लिए, तो ईयर बिगनिंग में स्टॉक इन ट्रेड कितना था, ईयर एंड में स्टॉक इन ट्रेड कितना है, उसका डिफरेंस। सेकंड किसका डिफरेंस लेना है अपन को, स्टॉक इन ट्रेड, फिर फिनिश गुड्स, फिर वर्क इन प्रोग्रेस। इन तीनों का ओपनिंग माइनस इन तीनों का क्लोजिंग, तीनों का ओपनिंग माइनस तीनों का, क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया हमें, चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या मिला हमें, इसमें किसी को कोई तकलीफ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने क्या निकाला, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे आएगा,
ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस, हमें ओपनिंग 3 चीजों का लेना है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग 3 चीजों का, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया, कहां पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऑलरेडी हो गया, बन जाएगा ये। तो अभी तक अपन ने एक्सपेंसेस में कितने हेड्स देखे, 3। पहला कौन सा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैसे आएगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। दूसरा हमने क्या देखा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब समझ में आया, परचेज 2 टाइप की हो सकती है, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स खरीद रहा हूं तो क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल, क्लियर है। एंड तीसरा क्या देखा बनेगा, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे आएगा, ओपनिंग माइनस, एंड इकोनॉमिक्स में भी अगर याद हो एक जगह पे क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां पे हमें क्या लेना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अकाउंट्स का उल्टा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, इसका नेक्स्ट हेड हमारा क्या है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज मतलब all the cost related with employees will be recorded under the head employees benefit expenses, जैसे सैलरी, जैसे wages, जैसे बोनस, ठीक है, all these things will be recorded in the head employees benefit expenses। हमने एम्प्लॉई को क्या दिया, सैलरी, कमीशन, बोनस, ठीक है, उसको वेजेस दिया, ठीक है, उनको रिटायरमेंट पेंशन दिया, ग्रेच्युटी दिया, all type of cost which are related with employees, all types of costs which are related with will be covered under the head। इसमें किसी को कोई तकलीफ है, बन जाएगा सबको, आगे बढ़े। अभी तक एक्सपेंसेस में अपन ने 4 हेड्स देखा, क्या क्या, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे आएगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग। फिर सेकंड हेड क्या देखा हमने, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कैसे आएगा, सिर्फ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके लिए और कोई चीज फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे आएगा, ओपनिंग माइनस किस चीज का, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड, इन तीनों का ओपनिंग माइनस तीनों का क्लोजिंग। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें क्या आएगा, ऑल द कॉस्ट रिलेटेड विद एम्प्लॉइज। क्या क्या आ सकता है इसके हेड्स, इस हेड के अंदर क्या क्या आ सकता है, घर में अपने आप नोट्स बना के रखना, मैं बताऊंगा उसके पहले बना के रखना। कुछ चीजें मैंने बता दी, जैसे सैलरी, वेजेस, ठीक है, कमीशन, बोनस टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट पेंशन, ग्रेच्युटी, ठीक है। तो जो जो चीज आ सकती है अपने एंड से नोट बना के रखो रफ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेड में। नेक्स्ट हेड हमारा क्या है, देखो फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट हेड हमारा क्या है, नाम से क्या समझ में आ रहे हैं, हमने क्या किया, कहीं से फंड्स बोरो किया है, फंड्स बोरो किया तो उसपे क्या देना है, इंटरेस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स। हमने फंड्स बोरो किया है, बोरो किया तो उसके ऊपर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट, दैट विल बी कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट। इसके अलावा लोन लेने के लिए जो मैंने खर्चे किए वो भी कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। लोन लेने के लिए क्या देना पड़ सकता है, प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। उसके लिए जैसे डिबेंचर्स के थ्रू फंड्स रेज किया तो हमें डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू करना पड़ सकता है, तो जितना डिस्काउंट दिया ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वो भी हमारा क्या है, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट। मतलब उस फंड्स को रेज करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किया, डेट विल बी कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट बनेगा। क्या क्या आएगा, मेन इंटरेस्ट, मेन क्या आएगा, प्रोसेसिंग फीस, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन, मतलब सपोज करो अपन ने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया या डिबेंचर्स इशू किया, उसको रीपे कर रहे हैं, हमने प्रेफरेंस शेयर्स या इशू किया था, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, रीपेमेंट। तो हो सकता है रीपेमेंट करते समय नॉमिनल वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर जो पे किया वो हमारा क्या है, एक एक्सपेंस, वो भी कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है, बुक से एक बार रीड करके अपनी कॉपी में बना के रखना है, अपन आगे की क्लास में और डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ें,
अभी तक अपन ने कितने हेड्स देख लिए? 5। कौन कौन सा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज, बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्लियर है? चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेड क्या है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अगर कोई मैं फिक्स एसेट्स यूज कर रहा हूं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी लाइफ क्या होती है? ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ उसकी वैल्यू क्या होती है? कम, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। तो जितनी वैल्यू हमने यूज कर लिया, जितनी वैल्यू एग्जॉस्ट हो गई, दैट विल बी योर एक्सपेंस। उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बनेगा। एमोर्टाइजेशन मतलब जैसे कोई इनटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इसको राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना मतलब सपोज मैंने पेटेंट्स, मेरी बुक में कितना वैल्यू दिख रहा है? 1 लाख रुपए, और मैं इसको 3 साल 5 साल में राइट ऑफ कर रहा हूँ। से एवरी ईयर हम 20,000 के पेटेंट्स को बुक से क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ। तो जितना पेटेंट्स मैंने राइट ऑफ किया उसको हम क्या बोलेंगे? एमोर्टाइजेशन। एक तरीके से ये क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। कोई दिक्कत? बन जाएगा। अभी तक हमारे कितने हेड्स हो गए? 6 हेड्स। आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज इन हेड्स में नहीं आया, जो भी चीज, वो कहां जाएगा? अदर्स। वो कहां जाएगा? ठीक है, तो जो भी हेड इन सब हेड्स में नहीं आया वो कहां जाएगा? अदर्स। एग्जांपल बता सकते हो क्या? सोच के देखो, बिजनेस के एक्सपेंसेस में से कौन सी चीज कवर नहीं हुई? जल्दी जल्दी, जिसको आ रहा है बोलते चलो। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जिसको बन रहा है बोलते चलो। कौन सी चीज इन ऊपर के हेड्स में कवर नहीं हुई है? रेंट। रेंट आया क्या किसी हेड में? क्या? लोन। लोन इज योर लाइबिलिटी। इंटरेस्ट इज कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बेड डेट्स। ठीक है, बेड डेट्स एक लॉस है, तो बेड डेट्स ही कहीं कहीं कवर नहीं हुआ है, तो वो कहां जाएगा? अदर्स में। ठीक है, फ्रेट, चाहे इनवर्ड हो या फ्रेट आउटवर्ड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं देखना अब हमें, जो भी है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, सब कहां आ गया? एक्सपेंसेस में। कौन से हेड में? ऊपर के 6 हेड में कहीं फिट नहीं हो रहे, तो बचा क्या? अदर्स। तो जो भी एक्सपेंसेस ऊपर के 6 हेड्स में नहीं आया वो कहां जाएगा? अदर्स। तो अदर्स में क्या क्या हेड्स आ सकते हैं? अदर्स में क्या क्या आ सकते हैं, इसका भी तुम लोग अपने एंड से नोट्स बना के रखना है। बुक रीड करो। ठीक है, मैंने पूरे हेड्स बता दिए। जितने बुक से हेड्स के अंदर क्या क्या चीज आती है बना सकते तो बना के रखो। मैं बताऊं उसके पहले, सबसे अच्छी तैयारी वही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पूरे एक्सपेंसेस। फिर हमें क्या करना है? एक्सपेंसेस का टोटल। फिर हमें क्या निकालना है? टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर है? क्या निकाल लिया? टोटल। सबसे पहले हमने क्या निकाला? टोटल रेवेन्यू। पहले हमने क्या निकाला? टोटल रेवेन्यू। अभी अपन ने क्या निकाल लिया? टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो। हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट। हमें हमारा क्या मिल जाएगा? एंड दिस नेट प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स बनेगा। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़े। चलो यहां तक समझ में आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? बन जाएगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल। क्लियर है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस विल बी योर नेट प्रॉफिट बिफोर। इसमें से क्या माइनस करना है? ध्यान से सुनना। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या माइनस करना है? ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग होता है एंड टैक्स पेड अलग होता है। जितना करेंट ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स का हमने प्रोविजन बनाया वो हमें माइनस करना है। जरूरी नहीं कि जितना हमने प्रोविजन बनाया करेंट ईयर में उतना ही पे किया। करेंट ईयर की जो भी इनकम होगी
उसके ऊपर टैक्स हमें कब पे करना है, नेक्स्ट ईयर में, बट हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, तो करेंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स होना चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। और मैं करेंट ईयर में कौन सा टैक्स पे करूंगा, जो प्रीवियस ईयर की इनकम का है। समझ में आया? तो टैक्स पेड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड अलग अलग चीज हो सकता है, अलग अलग अमाउंट हो सकता है, बनेगा। तो यहां से क्या माइनस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट। अब हमें क्या मिल गया हमारा, एंड दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? हैंड रेस करते चलो, बन रहा है, जल्दी से हैंड रेस करते चलो। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, बन जाएगा, हैंड रेस करते चलो जल्दी। रिया एंड अनुष्क, चलो अपन आगे बढ़े। अभी से फॉर्मेट याद रखो, एंड जो भी डाउट्स होंगे मैं बाद में लेता हूं, ठीक है? अभी अपन फॉर्मेट याद रखो, जो भी डाउट्स हैं वो अपन बाद में देखते हैं। चलो ध्यान देना, सबसे पहले आज अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले हमें क्या देखना है, इन केस ऑफ कंपनीज हमें क्या देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसने सबसे पहले क्या देखा, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया कहां पे, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें कहा शेड्यूल 3, उसमें क्या, पार्ट 2। तो जो हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई किया हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट में क्या दिया है, सबसे पहले देखो हमारा फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम फॉर नोट नंबर, करेंट ईयर वैल्यूज एंड प्रीवियस ईयर वैल्यूज, क्लियर है? फिर सबसे पहला हेड हमारा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज द अनदर नेम फॉर सेल्स, यही सेल्स का दूसरा नाम है, बनेगा, याद रख सकते हो, टफ नहीं है ना? फिर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या है, रेवेन्यू अदर इनकम्स। सेकंड पार्ट क्या है, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, हमारा टोटल रेवेन्यू। क्या मिल गया? नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या लिखना है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में अपन ने क्या क्या हेड देखा, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एंड अदर्स। ठीक है, कौन सी चीज कैसे आती है वो बता दिया। तुम लोग को घर में क्या काम करना है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है अपने एंड से बना के रखना है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है बना के रखो, अदर्स में क्या क्या आ सकता है बना के रखना है, क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर हमने एक्सपेंसेस का टोटल किया, फिर हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करना है, हमें क्या मिल गया, हमारा नेट प्रॉफिट, एंड दिस नेट प्रॉफिट इज बिफोर। इसमें किसी को कोई तकलीफ, ठीक है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जितना करेंट ईयर टैक्स का प्रोविजन है, ठीक है, हमने पे किया उससे कोई मतलब नहीं, करेंट ईयर में जो टैक्स पे किया इससे ज्यादा किया इससे कम किया उससे कोई मतलब, जो करेंट ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स का प्रोविजन है वो माइनस करना है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हमें क्या मिल गया, हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो इसके आगे भी जितना अपन ने देखा उतनी चीजें इसके आगे भी है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में, बट हमारे कोर्स में 12th में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, 12th में हमें इतना ही पढ़ना है। बट मैं कुछ चीजें और बता रहा हूं जो हमें कहाँ काम आएगा, कुछ कुछ पार्ट रेशोज में काम आएगा, कुछ कुछ पार्ट हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आएगा, ठीक है। तो देखो ये जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया ये किसको बिलोंग करता है, ओनर्स को, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, कहां पे, ओनर्स को देने से पहले कहां ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू, कुछ पैसा हमने अलग निकाल के रख दिया किसी स्पेसिफिक चीज के लिए रिजर्व्स में, ठीक है। प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमने अलग निकाल के रख दिया जिससे अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व्स।
बनेगा। सेकंड हमने क्या किया, इसमें से कुछ पार्ट हमने क्या कर दिया, ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो भी प्रॉफिट है दैट बिलोंग्स टू ओनर। कुछ पार्ट हमने बिजनेस में रिजर्व्स के नाम से अलग निकाल के रख दिया। अब बच्चा वो क्या करना है, ओनर को देना है। मैंने ओनर को पूरा नहीं दिया, कुछ पार्ट दिया। प्रॉफिट का जो अमाउंट मैं ओनर को देता हूं उसे अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, उससे अपन क्या बोलते हैं, तो इसमें से माइनस कर दो डिविडेंड। इसमें से माइनस क्या कर दिया, डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ बच गया तो उससे अपन क्या बोलते हैं, सरप्लस। उससे अपन क्या बोलेंगे, समझ में आया। डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ बच गया उससे क्या बोलना है, कोई तकलीफ इसमें। चलो वापस देखते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। अभी देखो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीखा। उससे हमने क्या किया, माइनस किया प्रोविजन फॉर टैक्स। माइनस क्या किया, प्रोविजन फॉर, क्या मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर। इसमें से कुछ पार्ट हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया। बचा हुआ प्रॉफिट में से कुछ एज अ डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड देने के बाद भी बच गया तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सरप्लस बनेगा। तो मैंने ये क्यों बताया, बताता हूं। सपोज अगर मैं तुम्हें सरप्लस दे दूं, अगर मैंने तुम्हें क्या दे दिया, बिजनेस का, और मैंने बोला है तुम्हें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, निकाल सकते हो। कैसे, अगर मैं तुम्हें डिविडेंड दे दूं, रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर किया, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, ये भी बता दूं, तो क्या तुम सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। कैसे, सरप्लस में मैं क्या करूंगा, डिविडेंड माइनस किया था सरप्लस निकालने के लिए, तो सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए डिविडेंड क्या कर दूंगा, ऐड। सिमिलर वे में जितना रिजर्व्स में ट्रांसफर किया था वो हमने माइनस किया था फॉर फाइंडिंग आउट सरप्लस। तो सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड करना है। क्लियर है ये, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इसमें क्या करना है, ऐड। एंड देखो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स क्या किया था, माइनस, फॉर फाइंडिंग आउट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या सरप्लस। तो सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना पड़ेगा, बनेगा। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, ये तुम्हें कहाँ काम आएगा, रेशोज में भी कुछ जगह काम आएगा और कैश फ्लो में तो बहुत काम आएगा, बनेगा। समझ में आया सबको। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसका तुम्हें क्या करना है, इसको कॉपी में बना के रखना है और पूरा फॉर्मेट एज इट इज याद होना चाहिए। रफ में तुम्हें जो जो चीज मैंने बोला था, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर्स में क्या क्या आता है, वो जितनी चीज पता करके लिख सकते हो लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहाँ दिया है, वही कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3, उसमें पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पार्ट 2 बैलेंस शीट पार्ट। क्लियर है, बैलेंस शीट कहाँ दिया है, पार्ट 1 में। क्लियर है, तो ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में क्या दिया है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया वही हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो अभी सिर्फ आज फॉर्मेट बता रहा हूं और रेशोज में कुछ काम आने वाला है, एक दो चीज कंप्लीट करना है। आई होप सो सबको फॉर्मेट ऑलरेडी याद होगा, हमने शेयर कैपिटल वाले टॉपिक में किया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम फॉर नोट नंबर, फिर करेंट ईयर वैल्यूज और प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो दिस इज द फॉर्मेट। अब इसमें देखो जो हमें जो हेड्स जैसे बताया वैसे ही करना है। ठीक है, कृष्णा खड़े हो जाओ थोड़ी देर। चलो इसमें देखो हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं बनाना है, क्या बनाना है, वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, जैसा स्पेसिफाई किया वैसे ही बनाना है।
एंड इसमें देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट पार्ट इज योर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, चार मेजर हेड्स बना दिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर उन्होंने क्या बनाया, चार मेजर हेड्स। ठीक है, पहला मेजर हेड देखो क्या है हमारा, अगर याद हो तो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स ये हमारा पहला मेजर हेड। इसके अंदर सब हेड्स हैं। क्या क्या हेड्स हैं? ए पॉइंट, सबसे पहले शेयर कैपिटल, सेकेंड पॉइंट रिजर्व्स एंड थर्ड पॉइंट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, चलो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स तुमको कहीं इवेल्युएट नहीं करेंगे, बस इतना मालूम होना चाहिए इसका मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है। ठीक है, तो इसका मेजर हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, याद रखोगे। तो दिस इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये हो गया फर्स्ट मेजर हेड। सेकेंड मेजर हेड सबसे इजी है, सिर्फ एक ही चीज आएगी, क्या, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये भी तुम्हें इवेल्युएट नहीं करेंगे, एंड क्योंकि तुमने शेयर कैपिटल टॉपिक पढ़ा है तो इसका मीनिंग तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमें एप्लीकेशन के लिए पैसा मिल गया, अलॉटमेंट होना, अलॉटमेंट मैंने किया ही नहीं, अलॉटमेंट कर दिया, सपोज किसी को शेयर नहीं दिए तो उनका पैसा रिटर्न करना होता है, तो वो भी लाइबिलिटी है, बट वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, पैसा मिल गया, अभी अलॉटमेंट होना बाकी है। ठीक है, थर्ड मेजर हेड देखो हमारा क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। एंड फोर्थ मेजर हेड इसमें हमारा क्या है, ठीक है, एंड इन दोनों के अंदर चार सब हेड्स हैं। पहला नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज के अंदर चार सब हेड्स हैं। क्या क्या, ध्यान से सुनना। पहला यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने बोरो किया लॉन्ग टर्म के लिए, हमने बोरो, एंड बैलेंस शीट डेट से आफ्टर 1 ईयर पे करना है। फॉर अ टाइमिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 ईयर के बाद पे करना है, कब से, बैलेंस शीट डेट से। लाइबिलिटी है मतलब ऑब्लिगेशन पे करना है, कब पे करना है, जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं वहां से 1 साल के बाद। बोरो किया लॉन्ग टर्म के लिए, बोरो किया, एंड इट इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो वो क्या बन गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ध्यान रखना, बोरो किया है पैसा, तो दिस इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बन जाएगा। एंड करेंट लाइबिलिटीज में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो यहाँ क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ध्यान रखना, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहाँ पे सेकंड इनका जो सब हेड है, दोनों जगह सेकंड सब हेड चेंज हो गया। सेकंड सब हेड क्या है, यहाँ पे आएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएगा डिफर्ड टैक्स। ठीक है, मीनिंग बता देता हूं, समझ में आया तो वेल एंड गुड। ठीक है, बट ये भी तुम्हें कोई इवेल्युएट करने वाले नहीं है। वो एसी का बंद कर, ट्रिप गिरा दो। चलो ध्यान रखना, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब सुन लो, समझ में आया, वेल एंड गुड, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, इवेल्युएट करने वाले। इसका मतलब क्या है, करेंटली हमने टैक्स कम पे किया है, फ्यूचर में हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। अभी हमने टैक्स, फ्यूचर में हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम अकाउंटिंग करते हैं फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट अलग है, इनकम टैक्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट क्लियर है। एंड आज हमने टैक्स कम पे किया है बिकॉज इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या दिख रही है, कम। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो हमारी इनकम होगी उस पर टैक्स देना है, आज हमें टैक्स पे कम पे करना है, फ्यूचर में हमें टैक्स। एंड ये डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आगे अपन इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। टाइमिंग डिफरेंस के कारण इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम एज पर
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है। हमें आज टैक्स कम पे करना है, फ्यूचर में टैक्स, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक लायबिलिटी। आज कम पे करना है, फ्यूचर में तो क्या बन गया, डिफर्ड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सब हेड क्या है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में सेकंड सब हेड क्या आएगा तुम्हारा, ट्रेड पेबल। ये बहुत इजी है। ट्रेड पेबल में दो ही चीज आता है, क्या क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और फिर दोनों में, नॉन करेंट लायबिलिटी में और नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटी में थर्ड सब हेड क्या है, थर्ड सब हेड क्या है, अदर। तो नॉन करेंट में आएगा अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे क्या जाएगा, अदर। ठीक है, एंड लास्ट सब हेड क्या है, देखो दोनों जगह ध्यान से सुनना, दोनों जगह क्या आएगा, प्रोविजन। एक जगह आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और एक जगह आएगा, सिर्फ मैं प्रोविजन का मीनिंग बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। प्रोविजन मतलब ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, क्या है, पे करना है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम। एग्जैक्ट अमाउंट मालूम है तो क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। पे करना है, एग्जैक्ट अमाउंट कितना हमें मालूम, उसे क्या बोलेंगे, प्रोविजन। उससे अपन क्या बोलेंगे, प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब जो भी अमाउंट हमें विद इन अ ईयर पे करना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब जो भी हमें पे करना है आफ्टर 1 ईयर बनेगा। क्लियर है, तो ये हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट। बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटी साइड, एंड हमें जो फॉर्मेट बनाना है वो कैसे बनाना है, वर्टिकल फॉर्मेट। फॉर्मेट इज, ठीक है, तो हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट। इसके बाद हमारा क्या आएगा, सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, एसेट्स। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, एसेट्स के अंदर कितने, दो। एसेट्स के अंदर दो मेजर हेड्स हैं। एसेट्स के अंदर पहला मेजर हेड क्या है हमारा, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, पहला 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 हमारा मेजर हेड क्या है, नॉन करेंट। इसके अंदर बहुत सारे सब हेड्स हैं। क्या क्या है, ध्यान से सुनना। पहला हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स। पहला हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स के अंदर चार सब हेड्स हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या है, ध्यान से सुनना। पहला है टेंजिबल, फर्स्ट इज टेंजिबल, फर्स्ट इज, सेकेंड इज इंटेंजिबल एसेट्स, सेकेंड इज, ठीक है, फर्स्ट टेंजिबल, फिर टेंजिबल। इंटेंजिबल में डिफरेंस मालूम होगा। इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट, विच आर इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ राइट, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा देखो, इसके अंदर थर्ड सब हेड क्या है, थर्ड सब हेड क्या है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सपोज मैं अपनी बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, बिल्डिंग रेडी है तो वो क्या बन गया, टेंजिबल एसेट्स। अगर बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर मैं मशीन खुद बनवा रहा हूँ तो अगर रेडी है तो डेट इज टेंजिबल एसेट्स, बट जब तक वो रेडी नहीं है तब तक उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है, एंड इसी का लास्ट पार्ट क्या है, ध्यान से सुनना, डेट इज intangible assets under development. Last part is intangible asset, intangible asset under development, intangible asset under। इसका मतलब जैसे मैंने पेटेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया, अभी हमें पेटेंट राइट मिला नहीं मिलना, क्लियर है, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मैंने उसके ऊपर कुछ अमाउंट स्पेंड कर दिया, तो जितना अमाउंट मैं अभी तक स्पेंड कर चुका हूँ वो मेरे लिए क्या बन गया, एक एसेट। उसको नाम क्या दोगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सिमिलर वे में तुम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, अभी रेडी नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए क्या बन गया, जितनी कॉस्ट इनकर कर चुके हो वो क्या बन गया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बनेगा। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा फिक्स एसेट्स। इसके बाद इसका सेकंड सब हेड क्या है, सेकंड सब हेड क्या है, that is non current investments। non current, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, इन्वेस्टमेंट किया है फॉर अ पीरियड ऑफ
वो हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? फिर इसके बाद इसमें क्या आएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, डिफर्ड, अगर ऊपर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी समझ में आया होगा तो ये भी बन जाएगा। आज हमने टैक्स ज्यादा दे दिया, फ्यूचर में टैक्स, because there is a difference in income as per income tax act and income as per accounting standards। ठीक है, because of timing difference। आज हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ा, फ्यूचर में हमें टैक्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हेड क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अंदर तीन चीज आएगी, वो अपन बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत। एंड इसके बाद जो भी चीज इन चारों हेड्स में नहीं आया वो कहां जाएगा, अदर नॉन करेंट एसेट्स बनेगा। जो इन चारों चीज में नहीं आया वो कहां जाएगा, अदर नॉन करेंट एसेट्स बन जाएगा। तो अभी हेड्स याद रखना है, फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए भाई नेक्स्ट क्लास। अगर रेशियो सीएफएस बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, एक तुम्हारा थोड़ा सा लॉस भी है, जो तुम्हारा सीएफएस है वो कब पढ़ना है, सेकेंड टर्म में। सीएफएस सेकेंड टर्म में पढ़ना है, तो उसके लिए भी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट बहुत अच्छे से बननी चाहिए। ठीक है, तभी तुम्हें सीएफएस और रेशियो समझ में आएगा। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रहा हूँ, ये चीज काम आती है। जितने लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर ये समझेगा तो ही काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा देखो, सेकंड हमारा मेजर हेड इसमें क्या है, करंट एसेट्स। सेकंड मेजर हेड क्या है, करंट एसेट्स। सेकंड मेजर हेड इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर भी बहुत सारे सब हेड्स हैं। पहला सब हेड क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें पहला सब हेड क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर लेस देन 1 ईयर। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स। मैंने गवर्नमेंट के क्या खरीद लिए, ट्रेजरी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स बनेगा। कोई दिक्कत? सेकेंड इसके अंदर देखो पार्ट क्या आएगा, दैट इज इन्वेंट्रीज। सेकेंड पार्ट इज इन्वेंट्रीज को 6 सब हेड्स में डिवाइड किया है। ध्यान से सुनना, वो 6 सब हेड्स क्या क्या है। पहला है रॉ मटेरियल खरीदा, उसको हमने प्रोसेस में डाल दिया, फिनिश नहीं हुआ, क्या बन गया, बन के रेडी है, बिका नहीं, फिनिश गुड्स। हमने रेडीमेड खरीदा, स्टॉक इन ट्रेड। इसके बाद 2 चीज और आएगी, ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या आएगा, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड, ठीक है, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मीनिंग क्या है, ये तुम लोग को घर से पढ़ना है। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मीनिंग क्या है, ये एक बार पढ़ के आना। ठीक है, कर सकते हो एक और होमवर्क, मैं लास्ट में वापस रिपीट करूंगा क्या क्या होमवर्क दिया है। थर्ड पार्ट, इसके बाद हमें देखो क्या देखना है, ट्रेड रिसीवेबल्स। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, ट्रेड पेबल्स याद है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो उसका जस्ट अपोजिट डेटर और बिल रिसीवेबल बन जाएगा। नेक्स्ट अगर याद हो, ये तो हमने शेयर कैपिटल में भी देखा था, क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, चेक इन हैंड, और भी बहुत सारी चीजें आती है, ये अपन डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्लियर है। एंड जो भी इन पांचों हेड्स में नहीं आया वो कहां चले आएगा, लास्ट, क्या, अदर करेंट एसेट्स। क्लियर है, तो ये हमारा एसेट साइड कंप्लीट। आज मैंने होमवर्क क्या दिया अभी तक, दोनों में ध्यान से सुनना। पहले स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में तुम्हें क्या करना है, फॉर्मेट बना के आना है, ठीक है। फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज आती है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, रफ में इसके इस हेड के अंदर क्या क्या चीज आ सकती है वो लिख के रखना है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या चीज आ सकती है लिख के रखना है। फिर अदर्स में क्या क्या आ सकता है लिख के रखना है। क्लियर है, पहला होमवर्क ये हो गया। सेकेंड होमवर्क हमारा क्या है आज,
लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे एक मशीन है, मशीन में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो उतनी ज्यादा वैल्यू का नहीं होता है, बट वो पार्ट अगर चले गया तो हमारी वो चीज काम नहीं करेगी, वो एसेट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेयर्स, ठीक है। कोई एक मशीन है, उसका एक पार्ट हमने एक्स्ट्रा लेके रखा है, इनकेस अगर वो पार्ट खराब हो गया तो हम उसको रिप्लेस कर सकें। जैसे अगर मैं एक बात करूं, प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर क्या लगता है, ड्रम, ड्रम लगता है, एक कार्ट्रिज बोलते हैं ना जिसको, ड्रम। तो वो खराब हो गया, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्ट्रिज एक्स्ट्रा खरीद के रखते हैं, तो वो किस में आ गया, स्पेयर्स में। लूज टूल्स में जैसे मशीन है, मशीन खरीदने, मशीन को रिपेयर करने के लिए हमें क्या लगता है, कई बार नट्स, बोल्ट्स, पिंचेस एंड वो रफ क्लॉथ लगते हैं, वो सब किस में आ गया, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में, ठीक है। तो लूज टूल्स में क्या है, उसका मीनिंग कहीं से ढूंढ के लाओ, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मीनिंग क्या है, क्या क्या आ सकता है, ढूंढ के रखना है। क्लियर है, इतना होमवर्क है तुम्हारा। स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बन जाएगा सबको, ठीक है। चलो आज सिर्फ रेशोज में एक चीज काम आए वो बता रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। ये भी चीज जो मैं बता रहा हूँ ये तुम लोग का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहाँ पे, क्लास 11th में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ P&L अच्छे से समझ में आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम बना सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 3 फॉर्मूलाज। एक तरीका क्या है, जो हमने कहा पढ़ा, क्लास 11th में पढ़ा था ना, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, बन जाएगा, कोई दिक्कत। फर्स्ट फॉर्मूला हमने कब पढ़ा हुआ है, 11th में। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक किस चीज का, सब चीज, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, सब। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, ठीक है। सेकंड, अगर न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जाऊं तो देखो न्यू फॉर्मेट के हिसाब से ये चीजें कहाँ मिलेगी, न्यू फॉर्मेट के हिसाब से ये चीजें देखो हमें कहाँ मिलेगी। मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मैंने क्या लिखा है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक कहाँ कहाँ मिल गया, ये हो गया एक हमारा ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, यहां से मिल गया इनकी ओपनिंग वैल्यू। क्लोजिंग की वैल्यू भी कहां से मिल जाएगी, ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आया। तो देखो हमें क्या मिल गया, हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू मिल गई। और अगर याद हो तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, चेंज निकालते समय ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही किया है, यहाँ ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस, और यहाँ पे भी क्या किया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो देखो हमारा क्या क्या चीज कवर हो गया, मैं उसको ब्लैक से अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। तो देखो हमें क्या मिल गया हमारे फॉर्मूले में, ओपनिंग माइनस, क्लियर है। अब बचा परचेजेस, तो परचेजेस दो टाइप की होती है, एक होता है स्टॉक इन ट्रेड और एक होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूले में कहाँ दिखेगा तुम्हें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ स्टॉक इन, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट भी कवर हो गया। अब बचा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस देखो कहां से मिलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हमें कहां से मिलेगा, एक कुछ पार्ट मिलेगा हमें एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस से, कुछ कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, वेजेस, कहां से मिलेगा, एम्प्लॉइज बेनिफिट, और बाकी चीजें हमें कहां ढूंढना पड़ेगा, अदर्स में। अदर्स में जैसे फ्रेट इनवर्ड्स, ठीक है, जैसे और क्या आ सकता है, कोल, फ्यूल, गैस, ये सब कहां दिया होगा, अदर्स में। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमें ढूंढना पड़ेगा वो एक्सपेंसेस में किस किस हेड के अंदर है। तो एक्सपेंसेस की वैल्यू हमें तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में वैल्यू लिखनी है, ये आया था, ये कहाँ शो करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाके देखना है कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट बनेगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला बन रहा है वो देखो क्या बनेगा। हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहले क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल,
कॉस्ट ऑफ, ठीक है। ऐड क्या करना है इसमें, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। एंड इसमें थर्ड ऐड क्या करना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उल्टा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, परचेज ऑफ, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा फॉर्मेट था उसके ऊपर के तीनों हेड्स, देखो तीनों हेड्स की सब चीज कवर हो गई, तीनों हेड की ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ये कवर हुआ, फिर रॉ मटेरियल खरीदा और स्टॉक इन ट्रेड खरीदा ये भी कवर हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बचा क्या, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमें ढूंढ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें ढूंढ के लिखना है, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां से मिलेगा मालूम है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस न्यू फॉर्मेट में कहां से मिलेगा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर्स में, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर वाले हेड में मिलेगा, क्लियर है। चलो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, बहुत इजी है, ठीक है, ये भी तुमने 11th में पढ़ा हुआ है, पढ़ा था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू, तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स मतलब सेल्स, ठीक है। तो देखो इससे हमें क्या मिल गया, कॉस्ट का फॉर्मूला, तो सी मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी मतलब, तो कैसे आएगा, सेल्स में से मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं प्रॉफिट, सेल्स में से माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तीसरा फॉर्मूला, सेल्स का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम, सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम, कोई दिक्कत, इसमें से माइनस क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से माइनस क्या करना है, सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दे रहा है 3 फॉर्मूलाज, और भी फॉर्मूले बनेंगे जब आगे मैं तुम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताऊंगा, तब एक फॉर्मूला और बन सकता है। तो जितने अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस शीट बनेगा तब तो ये सोच पाओगे, अलग अलग फॉर्मूलेस बना पाओगे। तुम्हें कुछ भी वैल्यूज दी है, तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आती है तो सोच के तुम वो फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तक अपन ने 3 फॉर्मूलेस देखा। पहला फॉर्मूला क्या देखा, ओपनिंग एज पर पुराना फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस एज पर न्यू फॉर्मेट, क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कहां से ढूंढना है मालूम है ना। फिर लास्ट पार्ट हमारा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सेल्स। अनुष्क अपन ने नेट प्रॉफिट देखा था ना कि ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, ये 11th में सीखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट वाला कंसेप्ट ही नहीं है एज पर न्यू फॉर्मेट। अगर तुमने न्यू फॉर्मेट देखा होगा तो मैंने कहीं ग्रॉस प्रॉफिट लिखा क्या, मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो तुम्हें मालूम है कैसे आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो, सेल्स में से माइनस कर दो सिर्फ सेल्स, टोटल रेवेन्यू नहीं, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्लियर है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड न्यू फॉर्मेट में, स्टेटमेंट ऑफ P&L के न्यू फॉर्मेट में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है, क्लियर है। तो रेशोज में बहुत सारे फॉर्मुलेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, बहुत सारे फॉर्मुलेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज आएगा। तो मैं ये फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए रेशोज के लिए, क्लियर है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, ठीक है। किसी को अगर कोई डाउट्स